रात के 2:17 का समय है। दिल्ली की सड़कें एकदम शांत हैं। इंडिया गेट के पास बस एक हल्की सी ठंडी हवा चल रही है और शहर के ज्यादातर लोग गहरी नींद में हैं। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा है, एक आम रात की तरह। बिल्कुल एक आम रात। लेकिन अंतरिक्ष की अनंत गहराई में, पृथ्वी की कक्षा में कुछ ऐसा हो रहा है जो इस शांति को हमेशा के लिए तोड़ने वाला है। भारत का पहला डिफेंस सैटेलाइट अचानक ब्लिंक करता है। एक पल के लिए लाल बत्ती जलती है और फिर वो पूरी तरह से डेड हो जाता है। बिल्कुल वो पूरी तरह से डेड हो जाता है। इसके तुरंत बाद दूसरा सैटेलाइट, फिर तीसरा, और अगले ही सेकंड बिना किसी चेतावनी के पूरा का पूरा देश घने खौफनाक अंधेरे में डूब जाता है। ये एक ऐसा दृश्य है जो सीधे अवचेतन मन में मतलब एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला। हाँ, और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये कोई जादुई हमला या एलियन, किसी दूसरे ग्रह से आए एलियंस की कहानी नहीं लगती। ये एक ऐसी घटना है जो तकनीकी रूप से बहुत ही वास्तविक है। तो जब ये कहानी पहली बार सामने आई तो मेरे दिमाग में पहला सवाल यही आया कि एक कॉमिक बुक या एक फिक्शन नैरेटिव असल जिंदगी से इतना डरा कैसे सकता है? सही सवाल है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम द भारत इनिशिएटिव की इसी कहानी कहने की कला, यानी जो स्टोरी टेलिंग है, उसे डिकोड कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे लेखक ने एक सुपर हीरो यूनिवर्स को विज्ञान, पौराणिक कथाओं और गहरे मनोवैज्ञानिक डर के साथ गूंथा है। क्योंकि एक सामान्य पावर कट और पूरे नेशनल ग्रिड के फेल होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ बत्ती गुल होने की बात नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता के अचानक रुक जाने का दृश्य है। इस यथार्थवादी शुरुआत का, जिसे हम ग्राउंडेड रियलिटी कहते हैं, असर बहुत गहरा होता है। मतलब सोचिए, अगर पूरे देश का पावर सिस्टम एक साथ क्रैश कर जाए तो अस्पतालों में वेंटिलेटर पर जो मरीज हैं उनकी जान तुरंत खतरे में आ जाती है। ओ हाँ, आसमान में उड़ रहे कमर्शियल विमानों का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट जाता है, जिससे वे हवा में एक तरह से अंधे हो जाते हैं। सेना का कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप पड़ सकता है। मतलब महज कुछ ही घंटों के भीतर एक पूरा का पूरा देश घुटनों पर आ सकता है। एकदम सही। कहानी का पहला पन्ना यह स्थापित कर देता है कि खतरा कोई काल्पनिक राक्षस नहीं है, बल्कि हमारा अपना सिस्टम है जिस पर हम आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। और मुझे लगता है यहीं से कहानी की वो टेक्निक शुरू होती है जो इसे बाकी फिक्शन से अलग करती है। लेखक ने शक्तियों को सिर्फ जादू कहकर पल्ला नहीं झाड़ा है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो चलिए शक्तियों के विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कहानी में लद्दाख की बर्फीली और वीरान पहाड़ियों पर आरव राज सिंह यानी कैप्टन भारत मौजूद है। उसके सीने में एक सोलर कोर है जो सीधे सूरज से अपनी ऊर्जा खींचता है। और ये शक्ति उसे किसी रहस्यमयी जादुई मंत्र से नहीं मिली, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान एक कॉस्मिक सोलर फ्लेयर के उसके शरीर में समा जाने से मिली है। तो एक कहानीकार के नजरिए से इस कॉस्मिक सोलर फ्लेयर को चुनना इतना प्रभावशाली क्यों है? इसका सीधा सा कारण ये है कि विज्ञान की दुनिया में सोलर फ्लेयर्स या सौर तूफान बेहद वास्तविक और विनाशकारी होते हैं। अच्छा। हाँ, समझने वाली बात यह है कि ये काम कैसे करते हैं। जब सूरज की सतह पर भारी ऊर्जा का विस्फोट होता है तो वो अंतरिक्ष में प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत बड़ा तूफान छोड़ता है। इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन। और अगर ये तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकरा जाए तो ये तारों और केबलों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी भारी मात्रा में अनियंत्रित बिजली पैदा कर सकता है। बाप रे! हाँ, और ये पल्स दुनिया भर के सैटेलाइट्स को भून सकती हैं, इंटरनेट केबल्स को जला सकती हैं और पूरे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के ट्रांसफार्मर्स को पिघला सकती हैं। बिल्कुल। तो लेखक ने कैप्टन भारत की शक्तियों को इस वास्तविक खगोलीय खतरे के साथ जोड़ के ये सुनिश्चित किया है कि पढ़ने वाले के दिमाग में उस शक्ति का जो स्केल है, जो पैमाना है, वो एकदम स्पष्ट हो जाए। रुको, ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब अगर सूरज की ऊर्जा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है तो उस ऊर्जा का जो मूल रूप है उसे भी कहानी में आना ही था। हाँ, एकदम आना था। और यहीं से कहानी का नैरेटिव चेन्नई की तरफ मुड़ता है। एक बहुमंजिला इमारत धू धू कर जल रही है और तभी आग की लपटों के बीच से एक लड़की बाहर निकलती है। उसकी मुट्ठियों से सिर्फ आग नहीं बल्कि प्लाज्मा निकल रहा है। वो अग्निशक्ति है। अग्निशक्ति। अब आग और प्लाज्मा में क्या फर्क है और ये कहानी को कैसे एक अलग स्तर पे ले जाता है, मैं ये समझना चाहती हूँ। तो देखिए,
प्लाज्मा का संदर्भ यहाँ कहानी को एक बहुत ही वैज्ञानिक गहराई देता है। हम सबने स्कूल में पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी है ना, ठोस, तरल और गैस। हाँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बिल्कुल। लेकिन प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जब आप गैस को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो उसके परमाणु टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। अच्छा, तो ये आग से अलग कैसे हुआ? ये एक ऐसा सूप बन जाता है जो विद्युत सुचालक मतलब इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है और चुंबकीय क्षेत्रों पर प्रतिक्रिया करता है। हमारा सूरज और ब्रह्मांड के ज्यादातर तारे मुख्य रूप से इसी प्लाज्मा से बने हैं। अरे वाह! तो जब अग्नि शक्ति प्लाज्मा को नियंत्रित करती है तो वो महज माचिस की तीली वाली आग से नहीं खेल रही है, वो ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी, सबसे ऊर्जावान अवस्था को अपने कंट्रोल में ले रही है। ये ऐसा है जैसे कहानीकार ने फिक्शन के पिज्जा में चुपके से विज्ञान की सेहतमंद सब्जियां छिपा दी हों। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ऊपर से देखने में ये एकदम एक्शन और थ्रिल से भरपूर लगता है, लेकिन अंदर ठोस विज्ञान का बेस है। और मजे की बात यह है कि ये कहानी सिर्फ विज्ञान पर नहीं रुकती, ये एक और कदम आगे बढ़कर हमारी जड़ों की तरफ, माइथोलॉजी की तरफ जाती है। हाँ, और वो संगम बहुत खूबसूरत है। जैसे मुंबई के समुद्र तट वाले दृश्य को देखते हैं, अचानक समुद्र बेकाबू हो जाता है और 40 फुट ऊंची एक विनाशकारी लहर शहर को निगलने के लिए उठती है। लेकिन वो लहर हवा में ही जम जाती है क्योंकि उसके सामने वरुण अस्त्र खड़ा है। पानी को नियंत्रित करने की क्षमता यानी हाइड्रोकाइनेटिक कंट्रोल को सीधे भारतीय पौराणिक कथाओं के वरुण देव से जोड़ा गया है। तो क्या शक्तियों को इस तरह जोड़ने से श्रोताओं के लिए कहानी पर विश्वास करना आसान हो जाता है? बिल्कुल। यहाँ विज्ञान और माइथोलॉजी का ये संगम कथाकथन की एक बहुत ही चतुर तकनीक है। मतलब जब पानी को नियंत्रित करने की बात आती है तो पश्चिमी कॉमिक्स में इसे अक्सर किसी म्यूटेशन या एलियन जीन से जोड़ दिया जाता है। हाँ, सही बात है। लेकिन भारत में जल के देवता वरुण देव की एक बहुत ही स्थापित और श्रद्धेय संकल्पना है। तो समुद्र का एक नायक के प्रति ये पौराणिक समर्पण दिखाना कहानी में एक ऐसा सांस्कृतिक वजन लाता है जिससे लोग सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी असंभव चीज को, जैसे हाथों से प्लाज्मा निकालना या 40 फुट की लहर को रोकना, किसी ऐसे विज्ञान या प्राचीन विश्वास के साथ जोड़ दिया जाता है जो पहले से ही हमारे अवचेतन मन में है, तो दिमाग के लिए उसे सच मानना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक रूप से इसे ही सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहा जाता है। हाँ, मतलब दिमाग ये सवाल नहीं करता कि ये कैसे हो सकता है, बल्कि वो ये सोचने लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो आगे क्या तबाही मचेगी। एकदम सही विश्लेषण है आपका। और आगे क्या तबाही मचेगी का जवाब हमें कहानी के सबसे खतरनाक और मैं कहूंगा सबसे तार्किक पहलू की तरफ ले जाता है। महाकाल। हाँ, महाकाल। क्योंकि कोई भी नायक सिर्फ उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसका खलनायक होता है। लेकिन महाकाल तक पहुंचने से पहले कहानी हमें दिल्ली के एक सीक्रेट टेक बंकर में ले जाती है जहां वेदिका मल्होत्रा मौजूद है। हाँ, वेदिका। उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसका दिमाग इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। उसने अस्त्र नाम का एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया है जो देश का पूरा डिफेंस नेटवर्क संभालता है। और वेदिका का किरदार ये स्थापित करता है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं लड़े जाएंगे। असली जंग सर्वर रूम्स, डेटा और साइबर स्पेस में होगी। और इसी अस्त्र की स्क्रीन पर पहली बार एक काला त्रिशूल उभर कर आता है जो महाकाल का प्रतीक है। एकदम रोंगटे खड़े करने वाला पल है वो। बिल्कुल है। अब यहाँ महाकाल के बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहती हूँ। कहानी में महाकाल की जो विचारधारा है, जहाँ वो लोकतंत्र और आज़ादी पर सवाल उठाता है, हम यहाँ केवल एक फिक्शनल नैरेटिव के नजरिए से उस किरदार का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहानी का विश्लेषण है। हाँ, हमारा या इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी वामपंथी या दक्षिणपंथी राजनीतिक सोच का समर्थन करना या पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ये डिकोड कर रहे हैं कि लेखक ने स्रोत सामग्री में एक विलेन को वैचारिक रूप से इतना खतरनाक कैसे बनाया है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है क्योंकि जब महाकाल पहली बार सामने आता है तो वो दिल्ली के आसमान में काले आर्मर पहने एक विशाल होलोग्राम के रूप में दिखता है। वो कोई म्यूटेंट नहीं है, कोई अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है। तो फिर वो है क्या? वो कभी भारत का ही सबसे ब्रिलियंट वैज्ञानिक हुआ करता था और उसका फलसफा बड़ा स्पष्ट है। वो कहता है लोकतंत्र धीमा है, देश को आजादी नहीं नियंत्रण चाहिए।
लेकिन मुझे यहाँ एक विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? मतलब हमने ऐसी कहानियां सैकड़ों बार देखी हैं जहां विलेन को लगता है कि उसे सत्ता चाहिए और वो एक तानाशाह बनना चाहता है। तो इसमें ऐसा क्या नया है जो इसे इतना डरावना बनाता है? बहुत अच्छा सवाल है। नयापन उसके तर्क में है। महाकाल इसलिए खतरनाक नहीं है कि वो इमारतों को गिरा सकता है, वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि उसका लॉजिक बहुत मजबूत और जमीनी है। अच्छा, कैसे? वो अव्यवस्था यानी जो क्योस होता है उससे नफरत करता है। वो सत्ता का भूखा कोई पागल खलनायक नहीं है। असली दुनिया के सिस्टम्स में जो कमजोरियां हैं, जैसे भ्रष्टाचार, फैसले लेने में देरी, लाल फीताशाही, वो उन सब से निराश है। तो उसे लगता है कि वो इसे ठीक कर सकता है? बिल्कुल। उसे गहराई से ये लगता है कि आम लोग संकट के समय सही फैसले नहीं ले सकते, और अगर देश को सच में सुरक्षित बनाना है तो एक क्रूर नियंत्रण यानी एब्सोल्यूट कंट्रोल ही एकमात्र रास्ता है। समझ रही हूँ। तो उसका ये जो तर्क है ना, ये सुपर हीरो बना विलन की लड़ाई को महज मुक्कू की लड़ाई से निकालकर एक गहरी वैचारिक बहस में बदल देता है। और ये सोच सच में डरावनी है, क्योंकि ऐसे दुश्मन को हराना सबसे मुश्किल होता है जिसे पूरा यकीन हो कि वही असली उद्धार करता है। एकदम सही बात। और इसी वैचारिक लड़ाई को जमीन पर उतारने के लिए महाकाल ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो कोई बम या मिसाइल नहीं है, वो हथियार है डर। इंडिया गेट वाला दृश्य इसका सबसे सटीक और खौफनाक उदाहरण है। इंडिया गेट के पास जमीन फटती है और वहां से एक विशाल काला टावर बाहर निकलता है। हाँ, उस टावर से बैंगनी रंग की ऊर्जा आसमान में फूट पड़ती है, गाड़ियां हवा में उछल रही हैं और इमारतों के कांच टूट रहे हैं। लेकिन वेदिका बंकर से चिल्लाकर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती है, ये टावर डर से ताकत ले रहा है, शांत रहो। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही ब्रिलियंट लगा। मुझे भी ये एक ऐसी आग की तरह है जो ऑक्सीजन से नहीं बल्कि लोगों की चीखों, उनके घबराहट और उनके पैनिक से जल रही है। मतलब जितना ज्यादा शहर डरेगा वो टावर उतना ही अजेय होता जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से ये डर की ऊर्जा काम कैसे करती है। ये जन मनोविज्ञान, जिसे मास हिस्टीरिया कहते हैं, उसका एक मास्टर क्लास चित्रण है। देखिए, जब इंसान अत्यधिक डर में होता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक सोच को संभालता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है और लिम्बिक सिस्टम हावी हो जाता है। लोग बिना सोचे समझे भागते हैं, अफवाहें फैलती हैं। तो महाकाल इसी मानवीय कमजोरी का फायदा उठा रहा है। एकदम, वो इसी जैविक कमजोरी को एक मशीन के जरिए हथियार बना रहा है। ये पैनिक का एक इको चेंबर बन जाता है। हमला होता है, लोग डरते हैं और उनका डर ही उस हमले को और ताकतवर बनाता है। और ठीक इसी घबराहट और मनोवैज्ञानिक उथल पुथल के बीच कहानी हमें अपने सबसे जटिल किरदार से मिलवाती है, रुद्र। हाँ, मेरा पसंदीदा किरदार। जब कैप्टन भारत, अग्निशक्ति और वरुण अस्त्र वहां पहुंचते हैं तो उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, लेकिन रुद्र एक रहस्य है। वो टावर के करीब जाता है और वो डार्क एनर्जी, वो जो डर का अंधेरा है, उसके शरीर के भीतर घुसने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और महाकाल की आवाज गूंजती है, तुम मुझे समझते हो। ये बहुत पावरफुल सीन है। बहुत ज्यादा। ये पल बहुत कुछ कहता है। रुद्र का किरदार कहानी में भावनात्मक दाव, जो इमोशनल स्टेक्स हैं, उनको बहुत ऊंचा कर देता है। रुद्र अंदर से एक टूटा हुआ इंसान है। वो भारी मानसिक आघात या ट्रॉमा से गुजरा है। और ऐसे लोग अंधेरे की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक रूप से जो लोग अंदर से टूटे हुए होते हैं या जिनका खुद पर से नियंत्रण खो चुका होता है, वे अक्सर उस ताकत की तरफ जल्दी खिंचते हैं जो उन्हें एक झूठे नियंत्रण का एहसास कराती है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि बिना कमजोरियों वाले परफेक्ट हीरोज एक समय के बाद उबाऊ हो सकते हैं। हाँ, वो थोड़े बोरिंग लगने लगते हैं। लेकिन एक एंटी हीरो जैसे कि रुद्र, जिसके बारे में ये तय करना मुश्किल है कि वो प्रकाश को चुनेगा या अंधेरे के आगे घुटने टेक देगा, वो कहानी को एकदम किनारे पर लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां असली लड़ाई शक्तियों की नहीं बल्कि भरोसे की है। हाँ, कैप्टन भारत जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उसे भी ये एहसास होता है कि अगर वे अलग अलग विचारधाराओं के साथ अकेले लड़ें तो वे हार जाएंगे। अग्निशक्ति पूछती है साथ और वरुण सहमति में सिर हिलाता है। और रुद्र जो कुछ सेकंड के लिए सोचता है, वो कहता है आखिरी बार, और फिर चारों एक साथ अपनी अपनी शक्तियों का सबसे प्रचंड रूप उस टावर पर छोड़ते हैं। आग, पानी, सोलर ऊर्जा और रुद्र का डार्क रिवर्सल। क्या बात है। एक भयानक विस्फोट होता है और वो काला टावर मलबे में तब्दील हो जाता है।
तो सतही तौर पर देखने पर ये क्लासिक सुपर हीरो जीत लगती है ना? विलन का हथियार नष्ट हो गया, लेकिन यहीं पर लेखक कहानी की पूरी दिशा को पलट देता है और पाठक की उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है। हाँ, क्योंकि जब धूल छंटती है तो जीत का कोई जश्न नहीं होता। टावर तो टूट गया है, लेकिन दिल्ली का आधा हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और तभी टीवी चैनलों पर न्यूज़ एंकर्स का वो चुभता हुआ सवाल गूंजने लगता है, क्या ये हीरो सच में देश को बचा पाएंगे? ये मैं कहूँगा इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। कैसे? क्योंकि महाकाल का लक्ष्य कभी भी सिर्फ एक शहर को बर्बाद करना नहीं था, उसका असली निशाना तो जनता का भरोसा था। ओह, मतलब जो उसने वो लाइन कही थी आसमान से। बिल्कुल, जब वो आसमान से ऐलान करता है कि तुमने एक टावर तोड़ा है, मैंने भरोसा तोड़ा है, तो वो एकदम स्पष्ट कर देता है कि शारीरिक रूप से लड़ी गई लड़ाई तो बस एक छलावा थी, असली हार मनोवैज्ञानिक स्तर पर हुई है। अगर इसे आज की असल दुनिया से जोड़कर देखें तो ये बात कितनी सच लगती है। जब कोई बड़ा संकट आता है, कोई पुल गिरता है या कोई ग्रिड फेल होता है, तो लोग सिर्फ उस घटना से नहीं डरते, उनका पूरे सिस्टम से, इंजीनियरों से, व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। एकदम सही, महाकाल जीत गया है, भले ही उसका टावर गिर गया हो। उसने आम नागरिक के मन में ये बीज बो दिया है कि ये नायक तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। उसने सिस्टम को इतना कमजोर साबित कर दिया है कि अब लोग खुद ही सुरक्षा के नाम पर किसी भी नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये बात कहानी के अंत में और भी पुख्ता हो जाती है जब महाकाल फेज 2 के लिए कहीं दूर एक दूसरा टावर शुरू करता है। ये नैरेटिव ये साबित करता है कि चाहे आपके पास कितनी भी खगोलीय या पौराणिक शक्तियां क्यों ना हो, वे तब तक बेमानी हैं जब तक कि जनता का विश्वास आपके साथ ना हो। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि द भारत इनिशिएटिव सिर्फ लेजर बीम फेंकने और आसमान में उड़ने की फैंटेसी नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जो दिखाता है कि हमारा आधुनिक सिस्टम, हमारी बिजली, हमारे सैटेलाइट्स, हमारा कम्युनिकेशन, ये सब कितना नाजुक है। बहुत नाजुक है। और जब संकट आता है तो कंक्रीट की इमारतें टूटने से बहुत पहले जो चीज टूटती है वो है इंसान का इंसान पर और अपने सिस्टम पर भरोसा। डर के आगे विश्वास बहुत जल्दी दम तोड़ देता है। और आगे के अध्यायों के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। मतलब लड़ाई अब दुश्मनों को हराने की नहीं, बल्कि उस खोए हुए विश्वास को वापस जीतने की होगी, जो किसी भी टावर को तोड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस गहन विश्लेषण का अंत करते हुए स्रोत सामग्री से निकला एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या है वो विचार? महाकाल का ये तर्क कि सिस्टम वास्तव में काम नहीं कर रहा है, कि इसमें भ्रष्टाचार है, ये धीमा है और एक कड़े नियंत्रण की जरूरत है। अगर ये तर्क किसी भी हद तक सच मान लिया जाए, तो क्या ये सुपर हीरो अपनी जान जोखिम में डालकर एक ऐसे सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से ही अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वे बस एक गिरती हुई इमारत को कुछ समय के लिए जबरदस्ती सहारा दे रहे हैं? इस सवाल पर विचार करते समय ये याद रखना जरूरी है कि वो रात के 2:17 का अंधेरा शायद अभी खत्म नहीं हुआ है।